वेरी गुड इवनिंग टू यू गाइस। कल देखिए हमने जहां तक देखा था उसके बाद से हम आज शुरू करेंगे। कल हमने ये चीज देखी थी कि गांधी जी वॉज मच अ सोशल रिफॉर्मर एज ही वॉज अ पॉलिटिशियन। आज हमें सॉल्ट सत्याग्रह यानी इस चैप्टर के पार्ट 3 से देखना है। देखिए आपको एक चीज बताते हैं। पहले हम सॉल्ट सत्याग्रह आने से पहले की चीजों के बारे में समझेंगे। गांधी जी ने 1920 में एक मूवमेंट चलाया, मूवमेंट चलता रहा। 1922 में मूवमेंट खत्म कर दिया। चौरा चौरी इंसिडेंट्स तक हमने देखा था कि चौरा चौरी के कारण मूवमेंट खत्म करना पड़ा। अब जब मूवमेंट खत्म हुआ, गांधी जी को जेल हो गई। गांधी जी को जेल हुई 1924 में। गांधी जी जेल से वापस आए। ठीक, हुई तो थी 6 साल की, लेकिन उन्हें आजाद कर दिया गया 2 साल के बाद। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, एक्टिव मूवमेंट से हटके अब पैसिविटी में चले गए। और इस समय उन्होंने काउंटर वर्क किए। कुछ ऐसे कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए गांधी जी जाने जाते हैं, जैसे उन्होंने उस समय खादी का प्रमोशन किया, हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी का काम किया, उसके बाद अनटचेबल्स के लिए बात की, या प्रोहिबिशन के लिए, प्रोहिबिशन वर्क जो थे उन सब के लिए काम किया। तो गांधी जी एक्टिव पार्टिसिपेंट ना होके अब एक पैसिव पार्टिसिपेंट थे। देखिए गांधी जी को ये पता है कि जनता आपके लिए हमेशा तैयार नहीं रहेगी। ये कॉमन मैन है, इसकी एक लिमिट होती है कि भाई ये स्ट्रगल कर रहा है तो ये थोड़ी देर स्ट्रगल कर सकता है, आप इससे बहुत लंबा स्ट्रगल कराएंगे ये हार जाएगा। ठीक, तो गांधी जी ने क्या किया, इस समय अब पैसिव वर्क करना शुरू किया। देखिए पैसिव वर्क में गांधी जी ने क्या क्या किया कि कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी स्पिनिंग करी, अनटचेबल्स की सर्विस की, रीयूनियन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम किया, एंड प्रोहिबिशन वर्क, इन सारी चीज पे गांधी जी ने काम किया। इसके अलावा देखिए क्या हुआ। ये बात कब की हो रही है, 1924 से 28, गांधी जी के जेल से आने के बाद से लेकर के 1928 तक की ये बात हो रही। गांधी जी ने सारे काम किए। इवन 1929 भी यही काम किया, और 1930 में इट वाज व्हेन गांधी जी केम आउट ऑफ द पैसिविटी एंड ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। अब ये वो समय था जब गांधी जी जो अपना कंस्ट्रक्टिव काम था उसको लेकर के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और उस काम में एक अच्छी चीज ये आ रही है कि अब कांग्रेस की जो लीडरशिप थी वो बदल गई। लीडरशिप कैसे बदली, देखो गांधी जी जेल से आए, इसके बाद क्या हुआ, एक साइमन कमीशन आया इंडिया 1928 में। साइमन कमीशन क्या था, ऑल वाइट, सारे गोरे चिट्टे थे। और वो क्या चीज के लिए देखने आया था, कंडी कि इंडिया में कैसी कंडीशन चल रही है कॉलोनी की। ठीक है ना, इंडिया वैसे कॉलोनी कैसे गवर्न हो रहा है, क्या इसमें काम हो रहा है, हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, ये अपने आप को गवर्न कर सकते हैं कि नहीं। भैया एक तो सारे अंग्रेज, ऊपर से सारे गोरे चट्टे, और ये इंडिया देखने आए। मतलब अब आप समझिए, क्या ये इंडिया के बारे में जानते होंगे कि हम अपने बारे में ज्यादा जानते होंगे। तो हम अपने बारे में ज्यादा जानते होंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है। इस समय अब क्या हुआ, लोगों ने एंटी साइमन प्रोटेस्ट शुरू करा। ठीक, तो एंटी साइमन प्रोटेस्ट के लिए गांधी जी ने एक्चुअली में इसमें पार्ट नहीं लिया था, बट ही गेव हिज ब्लेसिंग कि हाँ भाई आप लोग एंटी साइमन मूवमेंट चलाइए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। सेम ही डिड इन सत्याग्रह इन बारडोली। कोई एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करा, बट गांधी जी ने अपना आशीर्वाद दिया कि बारडोली सत्याग्रह के लिए मेरा समर्थन है। ठीक, अब सत्याग्रह हुआ, और ये वही सत्याग्रह, इसमें याद रखना वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। गांधी जी ने मतलब 1928 में एक्टिव पार्ट नहीं लिया, और एंटी साइमन कमीशन में भी एक्टिव पार्ट नहीं लिया। इसके बाद क्या होता है, 1929 में कांग्रेस के एनुअल सेशन हुआ, और वो हुआ लाहौर में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। लाहौर में सेशन में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट चुना गया। अब जवाहरलाल नेहरू उस समय बहुत नए थे, यंग थे। जवाहरलाल नेहरू जैसे ही प्रेसिडेंट बने, इससे एक चीज समझ में आ गई कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है अब वो एक नई जनरेशन की तरफ शिफ्ट हो गई। अच्छा, नई जनरेशन, गर्म खून, अभी तक सब लोग बात कर रहे थे भाई हम ग्रेजुअली इंडिपेंडेंस ले लेंगे, हमें डोमिनेंस दे दीजिए।
एकदम नया खून, जवाहरलाल नेहरू एकदम नए नेता, उन्होंने सीधा सीधा बोला नहीं, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम इससे कम पे कुछ पे तैयार नहीं है, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब चाहिए। और पूर्ण स्वराज की बात हुई और जवाहरलाल नेहरू ने एक डेट फिक्स करी कि जो 26 जनवरी 1930 है, अब हम उसके लिए बतौर इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ठीक। अब इंडिपेंडेंस डे में भी एक खासियत चीज थी कि गांधी जी अगेन, गांधी जी को ये चीज अच्छी लगी, तो गांधी जी ने क्या किया, ही इशूड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस। देखिए, आपसे कभी भी लाइफ में पूछा जा सकता है कि 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा आपको बोलना है कि 26 जनवरी के दिन कांग्रेस ने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन लिया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के लिए बोला गया था। इस समय लोगों ने झंडे फहराए थे, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए थे और भी बहुत सारी चीजें की थी। गांधी जी ने भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। इन्होंने क्या बोला था कि प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, हर जगह और सभी जगहों पर एक साथ आइडेंटिकल होना चाहिए ये मूवमेंट। आपको झंडा फहराना है, सब जगह एक साथ फहराओ, मीटिंग करना है, एक साथ करो। एंड गांधी जी ने बोला था कि इसकी जो एडवर्टाइज करना है वो ट्रेडिशनल वे में करो। ट्रेडिशनल वे में पहले क्या होता था, ढोल पिटवाते थे, तो वैसे इन्होंने भी बोला बीटिंग ऑफ द ड्रम्स शुड बी देयर एंड सेलिब्रेशन वुड बिगिन विथ होस्टिंग ऑफ द नेशनल फ्लैग। और दिन भर क्या करो भाई, सुबह झंडा फहरा लिया, अब दिन भर क्या करो, दिन भर आप करो कंस्ट्रक्टिव वर्क। वही फिर कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या होता है, स्पिनिंग करो या सर्विस टू अनटचेबल या रीयूनियन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, ये सारे काम आप दिन भर करते रहिए। अब ये बात कब की चल रही है, बिफोर सॉल्ट मार्च की, बिफोर सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक। तो ये सॉल्ट सत्याग्रह कब से कब तक की हम बात कर रहे हैं। गांधी जी देखो कल जेल में कब गए थे, 1922 में गांधी जी को जेल हो गई थी। फरवरी 1924 गांधी जी जेल से बाहर आए एंड ही वॉज नाउ लुकिंग फॉर द पैसिव रेजिस्टेंस। तो 1924 से लेकर के 1929 तक, जब तक लाहौर का डिक्लेरेशन नहीं हो गया, गांधी जी was not actively participating in national movement, but he was passively participating in one or the another way. अब क्या हुआ, देखो गांधी जी ने एक चीज और बोली, ये हमें पूरी लाइन पढ़ना है कि जो आखिरी दिन था, आखिरी दिन का मतलब जब हम लोग 26 जनवरी को एज अ इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, उस दिन गांधी जी ने क्या बोला कि आपको कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, वेदर इट इज स्पिनिंग और सर्विस टू अनटचेबल और रियूनियन ऑफ हिंदू एंड मुसलमान और प्रोहिबिशन वर्क और इवन ऑल दीज टुगेदर, या ये सारे कर सकते हो, विच इज नॉट पॉसिबल। और क्या बोला कि जो पार्टिसिपेंट हैं, जो भी हमारे स्वतंत्रता दिवस के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक प्लेज लेंगे। क्या प्लेज लेंगे कि इट इज इनएलिनेबल राइट ऑफ द इंडियन पीपल एज ऑफ एनी अदर पीपल टू हैव फ्रीडम, कि भारत के लोगों का राइट है कि उन्हें स्वतंत्रता मिले एंड टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ देयर टॉयल, और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिले। और यदि कोई सरकार उन्हें उनके हक से, उनके राइट से वंचित रखती है या उन्हें दबाती है, तो लोगों को ऐसी सरकार को हटाने का पूरा हक है। इफ एनी गवर्नमेंट डिप्रीव्स पीपल, यानी वंचित रखती है, ऑफ देयर राइट यानी उनके मौलिक अधिकारों से, एंड ऑप्रेस देम यानी उन्हें दबाती है, देन पीपल हैव द राइट टू अल्टर और एबॉलिश इट, तब लोगों के पास ये हक है कि ऐसी सरकार को एबॉलिश कर दे। ठीक। ये कब की बात हो रही है, सॉल्ट सत्याग्रह के पहले की, 26 जनवरी के दिन जो गांधी जी के इंस्ट्रक्शंस आए थे, उन इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही थी। ये 3 मार्कर क्वेश्चन बनता है, व्हाट इंस्ट्रक्शंस वर गिवन बाय गांधी जी टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। अगेन आई एम रिपीटिंग, डू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, व्हाट इंस्ट्रक्शंस वर गिवन बाय गांधी जी टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। चलिए, अब इंडिपेंडेंस डे हो गया, अब क्या करें गांधी जी। देखो भाई, इंडिपेंडेंस डे हो गया, इसके बाद गांधी जी ने बोला, स्वयं जाके बोला कि भाई जो सबसे बेकार, सबसे कम लाइक किया जाने वाला लॉ है, उसके अगेंस्ट अब मैं मार्च निकालूंगा।
most widely disliked law in British India, that is the salt law. Salt law एक्चुअली में क्या था कि अब नमक बनाने की जो प्रक्रिया है या जो नमक बनाया जाता है, केवल और केवल अब जो नमक है वो सरकार बना सकती है, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये था कि यदि सरकार नमक बना रही है, ठीक है ना, और आपको बेच रही है, तो सरकार इसमें से मुनाफा कमाएगी, और ये मुनाफा 1 गुना, 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी हो सकता है। ठीक, तो गांधी जी बोले कि भाई नमक तो मुफ्त में मिलता है, प्रकृति स्वयं बना के देती है, आप कौन होते हो उस पर टैक्स लगाने वाले, या आप कौन होते हो जो हमें रोकने वाले कि हम अपने घर के लिए भी नमक ना लें, ना बनाए नमक। तो ये स्टेट मोनोपोली क्यों है, और आपके पास क्या हक है कि हमें हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है उनसे वंचित रख सको आप। तो ये जो बात हुई, ये गांधी जी ने बोला कि अब मैं आपका नमक कानून तोड़ूंगा। अब देखो, इसमें अच्छी चीज ये है कि गांधी जी ने नमक ही क्यों चुना, हम इस पे आ रहे हैं। पहले एक चीज सुनो, देखो, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा, अपनी 11 डिमांड बोली थी कि भाई मेरी ये 11 डिमांड है, आप मान जाइए, अदरवाइज मैं आपका ये कानून तोड़ूंगा। लॉर्ड इरविन ने बोला, अरे ये बुड्ढा ढांचा हड्डी का, ये भाई क्या उखाड़ लेगा हमारा, जाने दो, लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट टू डू। He was unable to recognize the significance of this action. गांधी जी ने क्या किया, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात हुई। 12 मार्च 1930 को, ये डेट याद रखना, 1 मार्कर में पूछी जाती है, साबरमती आश्रम से अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ 240 मील की एक लंबी यात्रा निकाली, और 6 अप्रैल 1930 को यह यात्रा खत्म हुई। इस यात्रा में एक अच्छी चीज ये रही कि गांधी जी जहां जहां गए लोग उनसे जुड़ते गए, और गांधी जी भी यही चाह रहे थे कि लोग मेरे से जुड़ते जाएं। ठीक, ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा था कि ये यार बूढ़ा आदमी, आधे कपड़ों का, अर्धनग्न फकीर इनको बोलते थे, ये फकीर आदमी ये पैदल चल के क्या कर लेंगे। देखो दोस्त, गांधी जी ने नमक कानून चुना। नमक एक ऐसी चीज है जो हर गरीब, रईस, ऊंचे नीचे, छोटी जात, बड़ी जात, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोग नमक खाते हैं। मतलब अब ये एक ऐसा कानून है जिससे सभी लोग इत्तेफाक रखते हैं, सभी लोग इस नमक कानून से इक्वली इफेक्ट हो रहे थे। गांधी जी ने क्या बोला, वाई दी सॉल्ट सत्याग्रह, नमक के विरोध क्यों विरोध में हम सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं। गांधी जी ने बोला कि देखो, कितनी दुष्टता से ये सॉल्ट टैक्स, हाउ विकेडली, विकेडली मतलब दुष्टता से, ये सॉल्ट टैक्स को डिजाइन किया गया है कि हम नमक का उपयोग ना करें। और नमक पे कितना टैक्स लगाया जा रहा है, 14 गुना, 14 टाइम्स इट्स वैल्यू। और गवर्नमेंट क्या करती है, वो बर्बाद कर देती है ऐसा नमक जो से वो प्रॉफिटेबली नहीं बेच पाती है। ठीक, अब गांधी जी ने बोला कि देखो यार, भैया अच्छी बात है, नमक को आप नहीं बनाने दे रहे हो, वो ठीक है, लेकिन उस पे आप 14 गुना टैक्स लगा के पैसा कमा रहे हो। मतलब ये तो आप हमारे यहाँ की वैल्यूएबल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहे हो, हमारे यहाँ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचर ने आपको दी है। सॉल्ट ऑफिसर्स लगा दिए गए थे फॉर कैरिंग ऑन डिस्ट्रक्शन। अगर कोई नमक बनाता मिल गया और उसके पास नमक मिला है, तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। तो एक्चुअली में जो सॉल्ट मोनोपोली थी वो वाज अ फोर फोल्ड कर्स। ये पूछा जाता है, वाई गांधी जी टुक दी सॉल्ट सत्याग्रह, एक 3 मार्कर लिख लीजिए। इसका जो आंसर आएगा वो ये फोर फोल्ड कॉज था। गांधी जी सॉल्ट मार्च इसलिए निकाला, गांधी जी ने सॉल्ट को इसीलिए चुना, पहला, इट डिप्रीव्स द पीपल ऑफ वैल्यूएबल विलेज, इजी विलेज इंडस्ट्री। गांव की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है वो गांव की इंडस्ट्रीज पे चलती है। तो गांधी जी ने क्या बोला कि ये जनता को, उनकी विलेज इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही है। सेकंड, इन्वॉल्व्स वेंटन डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, एक बहुत बड़े स्केल पर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है।
और कौन सी प्रॉपर्टी? दैट नेचर प्रोड्यूसेस इन अबंडेंस, ऐसी प्रॉपर्टी जो प्रकृति हमें दे रही है। और क्या बोला? दो चीजें हो गई, पहला इंडस्ट्री चली गई, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रॉय हो गई, तीसरी ये जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हो ना, इसके लिए डिस्ट्रक्शन करने भी हमारे ही देश का उपयोग कर रहे हो। दैट मीन्स द डिस्ट्रक्शन इटसेल्फ मीन्स मोर नेशनल एक्सपेंडिचर। क्यों? डिस्ट्रॉय करने पैसा तो चाहिए। ये जो आपने ऑफिसर, सॉल्ट ऑफिसर लगा सकते हैं, इनको सैलरी कहाँ से लाओगे? आसमान से तो टपकेगी नहीं। इनकी सैलरी भी हमारे देश से दे रहे हो, मतलब ये भी नेशनल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। चौथा क्या बोला? कि एक ऐसा टैक्स, कैसा टैक्स? which is more than 1000% of exacted from a starving people। एक आप टैक्स लगा ले हो, तो ये सॉल्ट क्यों क्यों लिया चुना गांधी जी ने? इन चार कारणों से। पहला, विलेज इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई, दूसरा, विलेज प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, ऐसी प्रॉपर्टी जो नेचर देता है, तीसरा, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हुआ, और चौथा, इस पर टैक्स लगाया जा रहा है भूखे नंगे लोगों के ऊपर। ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, why was salt destroyed by colonial government? Why did महात्मा गांधी consider the salt tax more oppressive than other? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, इसके जस्ट ऊपर ये आंसर दिया हुआ है, ब्लू बॉक्स में आंसर है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, ये आता है। अब देखिए महात्मा गांधी डांडी पहुंच गए, डांडी पहुंचे, मजे की चीज ये थी, पहली चीज तो डांडी पहुंच कैसे गए, ठीक, और पहुंच भी गए और ये गिरफ्तार नहीं हुए। तो गांधी जी ने ये बोला, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द कॉलोनियल गवर्नमेंट फॉर नॉट अरेस्टिंग अस। उन्होंने ये बोला कि कॉन्ग्रेचुलेट तो हम कर रहे हैं, बट एक बात ध्यान रखो, वो हमें इसलिए अरेस्ट नहीं कर पाए बिकॉज इट डिड नॉट हैव द करेज टू अरेस्ट द आर्मी ऑफ पीस। मतलब हम शांति प्रिय लोगों की आर्मी को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। इट फेल्ट अशेम्ड, उन्हें शर्म आती ऐसी आर्मी को अरेस्ट करते हुए। कौन सी? गांधी जी की आर्मी को अरेस्ट करते हुए। देखो गांधी जी ने एक चीज और बोली थी, क्या बोला था? दिस मूवमेंट इज बेस्ड ऑन द फेथ that when a whole nation is roused and on the march, no leader is necessary। ये एक ऐसा मूवमेंट है जहां पूरा देश जगा हुआ है, तब हमें किसी लीडर की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग अब पूरे देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। अब देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कुछ सिमिलरिटी थी। क्या सिमिलरिटी थी? देखो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पहली सिमिलरिटी ये थी, पीजेंट ने कॉलोनियल पीजेंट ब्रीच्ड द हेटेड कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ। जो किसान थे उन्होंने कॉलोनियल लॉ को तोड़ा। दूसरी, फैक्ट्री वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, फैक्ट्री वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए। लॉयर बाइकॉटेड ब्रिटिश कोर्ट, लॉयर ने कोर्ट को बाइकॉट करा। एंड स्टूडेंट्स रिफ्यूज्ड टू अटेंड गवर्नमेंट रन एजुकेशन स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस। मतलब ये चार चीजें तो की ही की गई। ठीक, अब इस समय गांधी जी ने चूंकि कानून तोड़ा है, तो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्ड करेगी कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या रिस्पॉन्ड करा? 60,000 इंडियंस वर अरेस्टेड, इनको डिटेन कर लिया गया और अरेस्ट कर दिया गया। बाय डिफॉल्ट गांधी जी तो हो गई, क्योंकि उन्होंने भी कानून तोड़ा है अंग्रेजों के हिसाब से, तो उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। एक प्रश्न आता है, व्हाट आर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? ये क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो, गांधी जी ने मार्च निकाला, इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? देखो, इसकी प्रोग्रेस के बारे में जो हमें पता करना है, वो तीन चीजों से पता चलता है। पहला, ये जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन है, इस पे ध्यान रखिएगा एक बार। ये पहला है, द प्रोग्रेस ऑफ गांधी जी's मार्च कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम फर्स्ट सीक्रेट रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिशियल्स।
यानी पुलिस वालों की जो सीक्रेट रिपोर्ट थी उससे। ठीक, और ये कौन से पुलिस ऑफिसर्स थे? दे वर डेप्यूटेड टू मॉनिटर हिज मूवमेंट। ये वही थे जो गांधी जी के मूवमेंट को देखने के लिए अलग से डिप्लॉय किए गए थे। नंबर एक, इन्होंने क्या देखा? तो एक एक क्वेश्चन भी इसमें आता है, हाउ वॉज प्रोग्रेस ऑफ गांधी जी मार्च ट्रेस्ड? तो पहला इसमें पॉइंट आ जाता है कि रिपोर्ट्स फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिशियल्स। ठीक, दूसरा इसमें आ जाता है, सॉल्ट मार्च कैन ऑल्सो, ये जो हाईलाइटेड है, कैन ऑल्सो बी ट्रेस फ्रॉम अनदर सोर्स, द अमेरिकन मैगजीन। कौन सी? टाइम मैगजीन। ठीक, तीसरा एक और सोर्स है। तीसरा जो सोर्स है वो है जो गांधी जी के साथ के लोग थे उनको डिटेन करके उनसे पूछा गया था, हालांकि इसमें दिया नहीं है। तो ये दो सोर्सेज हमें गांधी जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पहला क्या है सोर्स? सीक्रेट रिपोर्ट, और दूसरा मैगजीन। अब देखो, गांधी जी जगह जगह रुकते थे और भाषण देते थे। एक भाषण दिया उन्होंने और अपर कास्ट लोगों से बोला। ये ग्रीन अंडरलाइन जो दिख रहा है उसको ध्यान से पढ़ना। गांधी जी ने अपर कास्ट लोगों से क्या बोला, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इस पे एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डिड गांधी जी परसीव्ड स्वराज? ठीक है, तो गांधी जी ने बोला था, इफ यू आर आउट फॉर स्वराज यू मस्ट सर्व अनटचेबल। You won't get Swaraj merely by repeal of the salt tax or other taxes. For Swaraj, you must make amends for the wrong which you did to the untouchable. For Swaraj, Hindu, Muslims, Parsis, and Sikhs will have to unite. These are the steps towards Swaraj. तो गांधी जी क्या चाह रहे थे कि स्वराज मिले। गांधी जी ने क्या बोला? अपर कास्ट हिंदुओं से क्या बोला कि देखो भाई, केवल एक दो कानून हटा देने से या नमक कानून हटा देने से स्वराज नहीं मिलेगा। स्वराज के लिए आपने जो गलत किया है वो अब सुधारना होगा। अनटचेबल्स के लिए जो गलत किया है वो अब सुधारना होगा। स्वराज के लिए हिंदू, मुस्लिम, पारसी और सिखों को यूनाइट होना पड़ेगा। और ये ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें स्वराज मिलेगा, जिसके कारण हमें स्वराज मिलेगा। अब वापस आते हैं, प्रोग्रेस की बात करते हैं। मैंने क्या बोला था कि गांधी जी की प्रोग्रेस कैसे ट्रेस की जाएगी? पहला सीक्रेट रिपोर्ट से, दूसरा मैगजीन से। तो सीक्रेट रिपोर्ट में, एक सीक्रेट रिपोर्ट में अब हम पढ़ रहे हैं। सीक्रेट रिपोर्ट यानी पुलिस के जो स्पाइस लगे होते हैं, क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? गुप्तचर। ये जो गुप्तचर होते हैं, इन्होंने क्या बोला कि गांधी जी की मीटिंग वर वेरी वेल अटेंडेड बाय द विलेजर्स ऑफ ऑल कास्ट एंड बाय द वुमेन एज वेल एज मैन। मतलब इन्होंने ये बोला कि सभी जाति के लोग और महिलाएं आ रही थीं। Thousands of volunteers were flocking to the nationalist cause, और बहुत सारे वॉलंटियर्स आ रहे थे गांधी जी को सुनने के लिए। एक डीएसपी थे, ये ग्रीन अंडरलाइन है, इस पे देखते जाइए। एक डीएसपी ने ये बोला, गांधी अपीयर्ड काम एंड कलेक्टेड। शांत दिख रहे थे। ही इज गैदरिंग मोर स्ट्रेंथ एज ही प्रोसीड। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही थी। तो पहले सोर्स से हमें ये पता चला। जब ये क्वेश्चन 3 मार्कर में आए, हाउ वॉज दी गांधी जी प्रोग्रेस ट्रेस्ड, तो हम पहला लिखेंगे सीक्रेट रिपोर्ट। और सीक्रेट रिपोर्ट में क्या बताया गया है, ये हम सारी चीजें लिख देंगे। ठीक है, कि बहुत सारे लोगों ने अटेंड की, महिलाओं ने, बच्चों ने, सब ने, थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर ने, ये सब ब्ला 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 हम पूरा लिख देंगे। दूसरा हम लिखेंगे, द प्रोग्रेस कैन ऑल्सो बी ट्रेस फ्रॉम अनदर सोर्स, दैट इज द टाइम मैगजीन। अच्छा, ये मैगजीन भी समझो, ये बड़ी दोगली मैगजीन थी। दोगली मैगजीन इसलिए, जब ये चीज सॉल्ट मार्च शुरू हुआ तो ये सबसे ज्यादा गांधी जी के अगेंस्ट इसी ने छापा। इसने ये बोला कि स्पिंडली फ्रेम, स्पिंडली मतलब बहुत सूखा टिड्डा सा, ये केवल हड्डियों का ढांचा। स्पाइडरी लियोन्स मतलब एकदम गुड़ी खुड़ी खुचरे हुए, पकड़े ऐसे एकदम लपेटे हुए कपड़े पहने हुए। ये आदमी पहुंच पाएगा, हमें नहीं पता। तो टाइम मैगजीन वॉज डीपली स्केप्टिकल ऑफ द सॉल्ट मार्च रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन।
उन्होंने क्या बोला, ये पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, पहुंच सकते हैं नहीं पहुंच सकते गॉड नोस, हमें नहीं पता कि ये शायद शायद पहुंचे शायद ना पहुंचे। और इसने क्या बोला कि सेकेंड डे गांधी जी जमीन पे गिर गए थे। इट क्लेम दैट गांधी जी sank to the ground at the end of second day's walking. बट जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ा, इन लोगों के जो ये नेगेटिव एटीट्यूड था ये बदल गया। ठीक। और इनका एटीट्यूड कैसे बदला, देखो, जैसे जैसे पॉपुलर सपोर्ट मिलता गया, वो गांधी जी को देखते गए, इनका हृदय परिवर्तन हुआ और अंत में इन्होंने क्या लिखा, नाउ, उन्होंने नाउ गांधी जी is saluted as saint and statesman who was using Christian act as a weapon against men with Christian belief। ये टाइम मैगजीन लिख रही है, जिसने सबसे ज्यादा गालियां दी गांधी जी को। अब वो क्या लिख रही है कि एक आदमी जिसने क्रिश्चियन एक्ट होते हैं ऐसे एक्ट जैसे दूसरों की सेवा करना, ऊंच नीच नहीं करना, जात पात नहीं करना, सबको एक समान देखना, सबकी सेवा करना, सबके लिए सेवा का भाव रखना, ये क्रिश्चियन एक्ट होते हैं। तो क्या बोला टाइम मैगजीन ने कि he was a saint who was using Christian act as a weapon against men with Christian belief। men with Christian belief कौन थे, ब्रिटिशर्स। तो इन्होंने क्या बोला कि क्रिश्चियन एक्ट का यूज करके किसके अगेंस्ट यूज कर लिया, ब्रिटिशर के अगेंस्ट जो कि क्रिश्चियनिटी को मानते थे। ठीक। अब एक प्रश्न आता है, वाई वॉज सॉल्ट मार्च इम्पोर्टेंट, या वाई वॉज सॉल्ट मार्च नोटेबल। देखो दोस्त, सॉल्ट मार्च 3 कारणों से नोटेबल था। पहला कारण क्या था कि इसने महात्मा गांधी को वर्ल्ड अटेंशन पे लाके खड़ा कर दिया। तो फर्स्ट इट वाज द इवेंट दैट फर्स्ट बॉट महात्मा गांधी टू द वर्ल्ड अटेंशन। अब अमेरिका की मैगजीन छाप रही है, समझना, अमेरिका विश्व का सबसे पावरफुल देश, अमेरिका की मैगजीन छाप रही है, मतलब पूरे विश्व में अब गांधी जी के बारे में छापा जा रहा है। ठीक। पहली चीज इसलिए इम्पोर्टेंट था। दूसरी चीज क्यों इम्पोर्टेंट था, इट वॉज फर्स्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी इन विच वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। इसीलिए इम्पोर्टेंट था कि बहुत सारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। एक ये नाम याद रखिएगा, कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को बोला था कि आप पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी इस कार्य में जुड़ने दीजिए, और इनके कहने पे गांधी जी ने महिलाओं को जुड़ने दिया। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कौन था जिसने गौतम बुद्ध से कहा था कि महिलाओं को भी प्रवेश दीजिए संघ में। ठीक। चलिए, तीसरी चीज ये क्यों नोटेबल है, ये इसीलिए नोटेबल है, अब अंग्रेजों को पता चल गया कि हमारे जड़ें हिल चुकी हैं, हम बहुत लंबे समय तक नहीं रुकेंगे, है ना, और हमें कुछ ना कुछ ताकत इंडियंस को देना पड़ेगी। परहैप्स मोस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ, इट वाज सॉल्ट मार्च which forced upon the British the realization that their Raj would not last forever, and that they would have to devolve some power to Indians। तो ये 3 चीज के लिए नोटेबल था सॉल्ट मार्च। तीनों आप लिख लेंगे, ये 3 मार्कर में आता है। अब देखिए, सॉल्ट मार्च हो गया। सॉल्ट मार्च के पहले की चीज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब देखो, वाइसरॉय इरविन ने गांधी जी को सोचा कि ऐसे ही सा कोई आदमी हलकट सा, क्या करना है, ये सॉल्ट ऑल्ट मार्च चला रहे हैं, निकालने दो मार्च। लेकिन आप समझो, वो मार्च कितना जोरदार मार्च था कि पूरा हिंदुस्तान उसमें जुड़ गया, और अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि अब हमारी दाल नहीं गल रही है, और आज नहीं तो कल हमें ये देश छोड़ना पड़ेगा। ठीक। अब इरविन जी को समझ में आ गई कि हम निपटने वाले हैं। इन्होंने गांधी जी को कहा, आओ अपन बैठो, अपन एक बातचीत करते हैं, एक पैक्ट साइन करते हैं, आपकी डिमांड को हम मानेंगे, आप हमारी डिमांड को मानना। उन्होंने कहा ठीक है। तो गांधी इरविन डिमांड हुई, और इरविन ने ये बोला, अब इसमें बड़ा अच्छा ट्विस्ट है, गांधी इरविन पैक्ट से ये बोला गया कि भाई पहली चीज तो आप सिविल डिसोबीडियंस बंद कर दो।
उन्होंने कहा ठीक है हम सिविल डिसोबीडियंस बंद कर दे रहे, लेकिन जितने लोग जेल में हैं ऑल प्रिजनर्स रिलीज्ड। उन्होंने कहा ठीक है भाई आप सिविल डिसोबीडियंस बंद करो, जितने लोग जेल में हैं हम उनको छोड़ देंगे। तो प्रिजनर्स रिलीज एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग वाज अलाउड अलोंग द कोस्ट। तो अब इस सॉल्ट मार्च का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा क्या रहा कि पहली चीज आपको सॉल्ट बनाने अब मिलने लगा, ठीक। लेकिन देखो इसी समय पे एक अच्छी चीज हुई, इसको खराब भी बोल सकते हैं। केवल पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़े गए थे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मतलब आप इसको ऐसे समझो, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों को पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं क्रिमिनल प्रिजनर्स बोला गया था। गांधी जी ने क्या बोला, सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़ दो। क्या गांधी जी बस होशियार थे, अंग्रेज ढोर थे? ऐसा नहीं है बेटा, अंग्रेजों ने भी उनके साथ गेम खेल दिया और पॉलिटिकल की बात थी पॉलिटिकल छोड़ दी, ये क्रिमिनल थे इनको नहीं छोड़ा। समझ में आया? अगली चीज देखो, इन्होंने कहा कि हम आपको कुछ और चीजें देंगे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस देंगे, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस देंगे। दिया क्या? नहीं। कोई कमिटमेंट दी क्या? नहीं। हमने ये बोल दिया कि हम देंगे। ये जो ग्रीन अंडरलाइन है इसको देखना, गांधी जी वॉज अनेबल टू ऑब्टेन फ्रॉम वाइसरॉय अ कमिटमेंट। कमिटमेंट नहीं ले पाए किस चीज का, कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलेगा। वो सिर्फ एश्योरेंस ले पाए कि हाँ भाई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दिया जाएगा, कब दिया जाएगा इसका कोई कमिटमेंट नहीं मिल पाया। देखो अब दूसरी चीज, ये जब कॉन्फ्रेंस गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इनको बोला आप आओ अपन लंदन में बैठते हैं और लंदन में बैठ के अपन बातचीत करते हैं क्या आपकी समस्याएं हैं और उनका समाधान निकल आ जाएगा। गांधी इरविन पैक्ट के तहत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। अब देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी एक अच्छी चीज क्या थी, पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट मीटिंग, वो वाज इन नवंबर 1930। इस मीटिंग में गांधी जी गए नहीं, ठीक, और ये मीटिंग फेल हो गई। दूसरी मीटिंग में गांधी जी गए। अच्छा, गांधी जी के साथ दो तीन, इनके दुश्मन केवल ब्रिटिशर नहीं थे, इनके दो तीन दुश्मन और थे। गांधी जी ने बोला कि भैया देखो हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। गांधी जी रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस, however his claims that his party represented all of India। इन्होंने बोला हम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे ही इन्होंने ये बोला, कुछ में कीड़ा तो होता ही है, इंडियंस में अपने आप दिमाग थोड़ा अलग ही चलता है। तीन लोग इनके अगेंस्ट हो गए। पहला अगेंस्ट में गांधी जी की दो समस्याएं थी, एक ब्रिटिशर और दूसरा जो गांधी जी की सबसे बड़ी समस्या थी वो थी अंबेडकर, ठीक। तो इनके अगेंस्ट तीन लोग हुए, जिनमें सबसे पहले थे मुस्लिम लीग, दूसरे थे प्रिंस। मुस्लिम लीग वाले बोले भैया तुम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो कर लो, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी को नहीं करते हो, मुस्लिम माइनॉरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे प्रिंस, प्रिंस मतलब ये राजा रजवाड़े वाले, बोले तुम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो लेकिन हमारे यहाँ की जनता को नहीं करते हो, उनको हम निपटेंगे। तीसरे जो थे वो थे अम्बेडकर। देखो अब गांधी जी ने सबसे ज्यादा फायदे का काम किया हरिजनों के लिए। तीसरे थे अम्बेडकर, और अम्बेडकर ने बोला गांधी जी देखो तुम सबको रिप्रेजेंट करते हो, लोअर कास्ट को नहीं, लोअर कास्ट के हम रिप्रेजेंट करेंगे। Although he was a very brilliant lawyer and thinker, P.R. Ambedkar argued that Gandhiji and Congress do not really represent lowest caste। अब मीटिंग में एक आदमी जो सबको रिप्रेजेंट करने गया, ठीक है, एक इधर ब्रिटिशर इधर इंडियन, अब इंडियन के ही साथ में इसके ही तीन अगेंस्ट हो गए, मीटिंग फेल। बात समझ में आई? तो कॉन्फ्रेंस वाज इनकंक्लूसिव। गांधी जी रिटर्न एंड रिज्यूम्ड सिविल डिसोबीडियंस। अब क्या हुआ भैया, अब बाकी इसमें कहानी है बहुत लंबी चौड़ी दी हुई है, ये हमारे काम की नहीं है। इतने बड़े एक्ट के बाद एक चीज तो समझ में आ गई थी कि हमें थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी देना पड़ेगी। जैसे ही सॉल्ट मार्च हुआ, सॉल्ट मार्च का थर्ड पॉइंट वापस देखो, ब्रिटिश गॉट टू नो दैट देयर राज
विल नॉट सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग। तो उसके लिए इन्होंने लेकर के आए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और उसमें आई थोड़ी सी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी चुनाव होंगे। 2 साल बाद चुनाव हुए और 1937 में चुनाव हुए। 11 में से 8 जगह कांग्रेस जीत गई। ठीक, एटलीस्ट आपको कुछ नहीं से कुछ तो मिला। अभी तक रिप्रेजेंटेशन था ही नहीं, अब एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन तो मिला। मतलब अब आप कम से कम एटलीस्ट रिप्रेजेंट तो हो रहे हो। लेकिन इसमें गलती क्या हो गई? 2 साल बाद वॉर शुरू हुआ 1939 को। 1939 को देखो, 1935 में एक्ट बना, 37 में चुनाव हुए, 39 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और ब्रिटिश ने बोला कि इंडिया इज अ पार्टी टू वॉर। ऐसा था नहीं। ये लोग अड़ गए, बोले भैया सारे मिनिस्टर्स हम, सरकार चला रहे हम, और आप कैसे बोल सकते हो कि वी आर पार्टी टू दी वॉर। इन्होंने बोला कि नो, वी आर नॉट दी पार्टी टू दी वॉर, वी डोंट वांट टू बी पार्टी, वी मस्ट बी कंसल्टेड बिफोर एनी स्टेटमेंट टू बी इशूड। और जैसे ही ये बात हुई, इन लोगों ने कहा हमें वॉर में पार्ट नहीं लेना, अंग्रेजों ने कहा हमें तो लेना है, और इन्होंने रिजाइन कर दिया, यानी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड। अब क्या करें, रिजाइन कर दिया तो फिर बेरोजगार। तो 1940 और 41 में इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया। और इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब होता है कि हम अकेले लड़ेंगे, हम अकेले आगे बढ़ेंगे पीसफुल मैनर में। अब ये लोग तो भाई पीसफुल मैनर की बात कर रहे थे, अच्छी बात है। जिन जिन ने रिफ्यूज किया उनको मिनिस्ट्री से बाहर, मिनिस्टर से आधे से ज्यादा बाहर हो गए। इस समय मुस्लिम लीग क्या कर रही थी? मुस्लिम लीग ने अब क्या किया कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में अपनी पकड़ बनाना शुरू की। ठीक, और अपनी पकड़ बनाई और पूरा पोलराइजेशन करके रख दिया। अब लड़ाई 3 लोगों के बीच में हो गई। पहला ब्रिटिशर के बीच में, दूसरा कांग्रेस जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, और तीसरे मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक, यहाँ तक बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आप यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद आगे का वीडियो आप सुनिएगा।